नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बच्चे का जन्म किसी भी परिवार को पूर्ण करने के साथ साथ माता को भी संपूर्ण होने का एहसास कराता है, पर जब चाह कर भी दंपति को संतान न हो तो कई बार हालात डिप्रेशन जैसे भी बन जाते हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है जिससे संतान सुख आसानी से हासिल किया जा सकता है और निसंतान दंपति भी माता पिता बनकर खुशी महसूस कर सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसएमसी हॉस्पिटल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी। डॉक्टर प्रज्ञा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रज्ञा, आज जो चर्चा हम आपसे करना चाह रहे हैं वो सीधे तौर पर यही है कि उन दंपति के बारे में जिनके यहाँ संतानें या तो हो ही नहीं पाती हैं या फिर बहुत ज्यादा देर से हो पाती हैं। तो क्या सबसे पहले डेफिनेशन आप मुझे बताइए कि इनफर्टिलिटी, जिसे हम बांझपन भी कहते थे पहले के समय में, ये वास्तव में है क्या और कब हमें समझे कि हमें संतान नहीं हो रही है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? तो इनफर्टिलिटी अकॉर्डिंग टू जो मदर की एज है, उसके मतलब वाइफ फीमेल की जो एज है उसके अकॉर्डिंगली, अगर कि 35 ईयर से कम की एज है तो 1 ईयर तक अगर अनप्रोटेक्टेड शी इज़ नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रही है और 1 ईयर तक उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसे इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में या सब फर्टिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है कि डॉक्टर से जब ट्रीटमेंट के लिए दंपति पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशंस क्या होती हैं कि कम एज में भी ये डिसाइड कर लेना होता है कि हाँ, अब इनको अपनी संतान नहीं होगी, इनको आईवीएफ या दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। उन कंडीशन के बारे में भी मुझे लगता है विस्तार से आप बताइए। हाँ, आजकल यंग एज में भी अब जैसे ओवेरियन, समटाइम पेशेंट को कभी ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है या कुछ, सपोज पेशेंट को 2 साल 22 ईयर की एज है और पेशेंट को 2 साल शादी को हो गए हैं और उसका AMH लेवल बहुत लो आ रहा है, इसका मतलब कि पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कम है। या फिर हस्बैंड का आजकल ये सीमेन काउंट में ओलिगो जो काउंट उसको कम कहते हैं, वो बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। 25 ईयर के मेल्स में एजोस्पर्मिया, ओलिगोजोस्पर्मिया देखा जा रहा है, तो इसलिए आजकल कम एज में ही ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को आ रही है। तो इनमें हमें फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। क्या कारण देखती हैं आप? एक लंबा समय आपने गायनी डिपार्टमेंट में दिया है और काफी रिस्क प्रेगनेंसी आप हैंडल करती हैं। क्या कुछ ऐसे कारण आपने देखे डॉक्टर साहब जो आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं इनफर्टिलिटी को? कोई ऐसे कारण? एक तो अगर लड़कियों में बात करें, फीमेल्स में, तो ओबेसिटी, जो PCO है, ये आजकल बहुत एवरी अदर गर्ल में ओबेसिटी मिल रही है और ये PCO को बढ़ा रही है। एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है ओबेसिटी के कारण और ये सब के चलते बच्चों का ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं रहता, ओव्यूलेशन कम हो जाता है। PCO में बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं और एक प्रॉपरली ओव्यूलेशन नहीं हो पाता जो प्रॉपरली एवरी मंथ होना चाहिए। ये चीज़ बहुत कॉमन बढ़ते जा रही है। थायराइड के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल। और मेल्स में जो मैं ये देख रही हूँ, ये जो टबैको, गुटखा, ये सब जो ले रहे हैं, इन सब में मैं, एक तो हम अपनी स्टडी भी बना रहे हैं, इन सब में स्पर्म काउंट बहुत कम हो रहा है और बहुत फास्ट स्पीड से कम हो रहा है। बहुत मतलब एवरी नियरली हर कपल में हमें कुछ ही कपल्स ऐसे हैं जिसमें स्पर्म काउंट अच्छा मिल रहा है, अदरवाइज इट्स वेरी कॉमन कि स्पर्म काउंट कम मिल रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ दिस टबैको, गुटखा। अच्छा, तो ऐसे कंडीशन में क्या ये ट्रीटेबल है कि मेडिसिन से इसको ट्रीट किया जा सके या प्रॉपर ट्रीटमेंट के जरिए सामान्य तौर पर एक गर्भावस्था की जो प्रक्रिया है उसको हासिल किया जा सकता है? हाँ, अगर कि हम आप नॉर्मल कंसेप्शन की बात कर रहे हैं या फिर जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन स्पर्म काउंट जैसा कि आप बता रहे हैं कि कम है या महिला में हम देख रहे हैं कि कम है, तो क्या ये मेडिकल मैनेजमेंट हो जाता है? स्टार्टिंग फेज में तो अगर ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है, ओपन है और पेशेंट का सिंपल एक मॉडरेट लेवल, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ऑफ PCO है या फिर कुछ ऐसी चीज जो कि मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो सकती है, तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट से जा सकते हैं हम आगे। इवन माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ऑफ ओलिगोस्पर्मिया भी मेडिकल मैनेजमेंट से आ जाता है और सम टाइम ही हमको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, जैसे IVF, ICSI आप जानते हैं, IUI,
इन सब की हर केस में जरूरत नहीं पड़ती, मैक्सिमम केस तो मेडिकल मैनेजमेंट से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। डॉक्टर प्रज्ञा, जब हम चर्चा कर रहे थे इलाज वाले पार्ट पर, तो कई बार ये होता है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको आईवीएफ की तरफ अब चले जाना चाहिए, तो क्या वो कंडीशन है कि उनके पास, दंपति के पास अब एक ही रास्ता बचता है कि अब आपको आईवीएफ में जाना है? तो आईवीएफ है क्या और ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाता है? आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब बॉडी के बाहर और इन विवो मतलब बॉडी के अंदर। तो जब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एग का और स्पर्म का मिलना, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं उसको कहते हैं आईवीएफ। तो आईवीएफ के लिए हम बॉडी में से एग लेते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हम पहले विमेन को, एग बनाते हैं एक्स्ट्रा और फिर उसको पिकअप करते हैं, और उसको लेने के बाद बाहर लैब में, जो एम्ब्रियोलॉजी लैब है, वहाँ पर हम एग को स्पर्म के साथ मीट करा के उसको आईवीएफ टेक्निक कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इससे एम्ब्रियो बनता है। 2-3 डेज का जो एम्ब्रियो है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के पेशेंट को कैसा एम्ब्रियो हमको ट्रांसफर करना है, उस एम्ब्रियो को, जो कि एक छोटा बेबी ही समझ लीजिए, उस एम्ब्रियो को हम वापस पेशेंट के यूट्रस के अंदर रखते हैं डेवलप होने के लिए। तो ये आईवीएफ है। अब आईवीएफ से थोड़ा एडवांस वर्जन है इक्सी। इक्सी में हम क्या करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, जिसके ओवा के अंदर हम स्पर्म को डाल रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए और उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं स्पर्म को। दिस इज कॉल्ड, ये इक्सी कहलाता है। अब थोड़ा हम आईवीएफ पे कर लें कि जो ट्रीटमेंट वाले जो पार्ट हैं उनको मैं समझना चाहूंगी। आईवीएफ जो है वो किन पेशेंट पे कारगर होता है? आईवीएफ करने के लिए जैसे पेशेंट को कुछ ओवेरियन फंक्शन ऐसा हो, सीवियर एंडोमेट्रोसिस हो रही है, या बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेड हो कि ट्यूब्स ओवा को ले जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें ओवा और स्पर्म को मीट कराने के लिए ट्यूब्स ओपन होना ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में, या फिर स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया हो, इस कंडीशन में फिर हमें आईवीएफ की मदद लेनी पड़ती है। क्योंकि आईयूआई अगर हम जो बेसिक स्टेप है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक का अगर हम बोलते हैं, तो आईयूआई करना इट्स अ कृत्रिम गर्भाधान। इसके लिए मतलब एक नेचुरल कंसेप्शन से थोड़ा हाई लेवल की बात समझ लें, क्योंकि उसके लिए हमें ट्यूब ओपन होना ज़रूरी है। अगर के ट्यूब्स ब्लॉक है तो हमें उसको बाईपास करने के लिए आईवीएफ पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो हम ट्यूब ओपन करने की सर्जरी करें, उसकी भी सक्सेस रेट इज़ डिफरेंट, और या फिर हम, मतलब ट्यूब्स ऐसी होनी भी चाहिए। समटाइम ऐसी कंडीशन रहती है अंदर सीवियर एंडोमेट्रोसिस पूरा चिपका हुआ है, तो ऐसे केस में फिर हमको ट्यूब को बाईपास करके फिर हमें बाहर आईवीएफ टेक्निक यूज करनी पड़ती है। अच्छा, आईवीएफ पर जब हम बात करते हैं तो क्या सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये काफी खर्चीला है जैसा कि हमने सुना है। तो अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसे लगता है कि आईवीएफ एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जस्ट लाइक इंजेक्शन है कि अब आईवीएफ होगा तो उनको संतान हो ही जाएगी अगर ठहर ही जाएगा, लेकिन कई बार हमने देखा है कि आईवीएफ सक्सेस भी नहीं होता है। तो क्या कारण है इसके पीछे कि सक्सेस नहीं होता, या फिर सक्सेस रेट सही हो उसके लिए क्या कुछ डॉक्टर्स सलाह देते हैं? आईवीएफ की भी जो गाइडलाइंस की सक्सेस रेट है वो भी 35-40% ही है सक्सेस रेट। अब डिपेंड करता है, जैसे कुछ सेंटर्स अपना सक्सेस रेट ज़्यादा भी बता सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने किसी से डोनर स्पर्म यूज़ किया है, डोनर एग यूज़ किया है, या डोनर एम्ब्रियो यूज़ किया है, जिसके ज़रिए हमारी सक्सेस रेट हम ज़्यादा शो कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा हो सकती है। तो अब अगर कि आईवीएफ में सपोज जैसे पेशेंट ये सोच रहे हैं कि क्यों फेल हो गया, तो समटाइम क्या होता है कि एग अच्छे रिट्राइव नहीं हुए, स्टिमुलेशन के लिए इंजेक्शंस दिए गए लेकिन उतने अच्छे एग बने नहीं। कभी कभी पेशेंट को 1 या 2 एग बने, वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं बने, तो ऐसे कंडीशन में फेल हो जाता है। या फिर उनका जो बच्चेदानी है जिसमें कि हमें एम्ब्रियो बनने के बाद उसको रखना है, वो इतनी अच्छी रिसेप्टिव नहीं है, उसकी जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम जिस पे जाकर के एम्ब्रियो चिपकता है, वो उतनी अच्छी रिसेप्टिव नहीं है, तो वो फेल हो जाता है और वो एम्ब्रियो आउट हो जाता है। तो ये उस कंडीशन में एम्ब्रियो अगर बन भी गया तो वो अंदर रहा नहीं, तो वो प्रेगनेंसी, तो वो प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो गई। ये कंडीशंस होते हैं। या फिर अगर सपोज पेशेंट का इक्सी नहीं हो रहा है और आईवीएफ ही हो रहा है और उसमें स्पर्म पेनिट्रेट ही नहीं कर पाया ओवा के अंदर, तो उसमें भी आईवीएफ फेलियर हो जाता है, एम्ब्रियो नहीं बन पाता। तो इस तरीके से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि आईवीएफ फेलियर हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बार फेल हो गया तो क्या ये हमेशा के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, दोबारा सक्सेस हो सकते हैं, हम दोबारा आईवीएफ। एक दंपति अगर चाहे तो कितनी बार आईवीएफ की तरफ जा सकता है मैम?
पेशेंट कम से कम 3 साइकिल्स आईवीएफ की ट्राई कर सकते हैं। हमने आईवीएफ पे चर्चा किया, लोग जागरूक तो हुए हैं, लेकिन आज भी उन्हें लगता है कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो फिर एक सामान्य तरीके का प्रक्रिया नहीं होगी। क्या वो जो शिशु होगा वो अपना है या नहीं, या नॉर्मल है या नहीं, ऐसे बहुत सारे जो मिथ हैं वो भी अभी भी लोगों के बीच में हैं। तो मुझे लगता है इसको आपको जानकारी देनी चाहिए इस बारे में। आईवीएफ बेबी में बिल्कुल नॉर्मल ही होता है, और इसमें अगर कि जैसे कह रहे हैं कि अपना हुआ या नहीं, वो सिर्फ उस कंडीशन में होता है जबकि आप डोनर कुछ ले रहे हैं, और वो हमेशा पेशेंट की कंडीशन से होता है कि आप अगर डोनर स्पर्म ले रहे हैं या डोनर एम्ब्रियो ले रहे हैं तो वो हमेशा पेशेंट की लीगल कंडीशन से होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं किया जाता है। तो वो हमेशा आईवीएफ बेबी जैसे नॉर्मल बेबीज होते हैं वैसे होते हैं, नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं, सारा उनका नॉर्मल ही होता है। सिर्फ हमने उसमें हेल्प करी है कंसीव करवाने में, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। बेबी नॉर्मल जैसे यूट्रस के अंदर ग्रो करता है बिल्कुल वैसे ही रहता है। बिल्कुल। और एक बार आईवीएफ करने के बाद जब यूट्रस के अंदर आप उसको इम्प्लांट करते हैं डॉक्टर साहब, तो बाकी समय में जैसे महिलाएं अपने प्रेगनेंसी में सब सामान्य अपना जीवन जीती हैं, क्या बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं, या फिर हमको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है? थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा केयर तो हम एडवाइस करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट एडवाइस करते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा प्रेगनेंसी लाने में मेहनत बहुत करी है। तो इसके लिए हम उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट, कुछ मेडिसिन का सपोर्ट, कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं, और एक्स्ट्रा केयर भी देनी पड़ती है। क्योंकि पेशेंट, अब कई बार पेशेंट्स हैं 8 ईयर मैरिटल लाइफ, 10 ईयर 15 ईयर मैरिटल लाइफ के बाद कंसीव हुई हैं, और इतना मुश्किल से ये सारा प्रोसीजर, क्योंकि बहुत साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है इसमें, तो हम जब इतनी मुश्किल से करते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं उसमें। हाँ, तो ये अच्छा, 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी का जब टाइम आता है तो क्या ये सामान्य प्रसव के जरिए डिलीवर हाँ बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है, पेशेंट नॉर्मल भी डिलीवर हो सकता है, और डिपेंडिंग जैसे बाकी पेशेंट में सीजरियन की जरूरत होती है, इसमें भी सीजरियन की जरूरत हो सकती है। कोई एक एज लिमिट है कि जिसके बाद अगर चाह रहे हैं बच्चा, अगर अभी नहीं हुआ है तो पर्टिकुलर एक एज कि अच्छा सक्सेस रेट मिले आपको, उस समय तक आपको आईवीएफ की तरफ जाने का सोच लेना चाहिए? अंडर 35 ईयर सक्सेस रेट ज़्यादा है, एज तो एक फैक्टर है ही। हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी के साथ 50 ईयर की फीमेल्स में भी हम स्टिमुलेट करते हैं और एग निकाल लेते हैं, बट स्टिल एक एज तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसके साथ में एज के साथ में एग रिजर्व जो है वो कम होते जाता है विमेन का। जैसे जैसे एज निकल रही है वैसे वैसे एग भी निकलते जा रहा है, तो वो तो फैक्टर है। सही समय पर प्रेगनेंसी कर ली जाए वो बेहतर है डिसीजन। अच्छा डॉक्टर, इसके अलावा जैसा इक्सी का आप जिक्र कर रही थी, तो क्या आईवीएफ से वो पूरी तरीके से अलग है या प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही होता है? आईवीएफ ही है, बस आईवीएफ की थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आईवीएफ में जो है स्पर्म ऑटोमेटिकली पेनिट्रेट करके, जैसे नॉर्मल इन विवो होता है बॉडी के अंदर, स्पर्म जो है एग को पेनिट्रेट करता है, वो इन विट्रो बाहर हो रहा है। इसमें एक हेल्पिंग हैंड है इक्सी और एडवांस हैंड की, जिसमें कि हम बहुत फाइन निडल के जरिए माइक्रोस्कोप में देखकर एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। तो वो एक और हेल्प हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प, कि उसमें स्पर्म को मेहनत नहीं करनी पड़ रही अंदर जाने के लिए, जबकि बहुत कम स्पर्म काउंट हो उसमें हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो प्रेगनेंसी है वो सभी महिलाओं के लिए एक नया जन्म होता है डॉक्टर प्रज्ञा, तो ऐसे में कई बार ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी रिस्क कहा जाता है कि काफी रिस्क की प्रेगनेंसी है, तो इसकी क्या परिभाषा है और ये सामान्य से किस तरीके से खतरनाक भी होता है? जी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ जो ऐसे भी नॉर्मल हम पुराने जमाने से हमारे यहाँ कहते आ रहे हैं कि प्रेगनेंसी एक नया जन्म है, डिलीवरी एक नया जन्म है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई भी प्रेगनेंसी के कंडीशन में हमेशा चेकअप कराना चाहिए। साथ में कुछ कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है पेशेंट का नॉर्मल है या नहीं, उसके शुगर्स नॉर्मल है कि नहीं, उसका वेट नॉर्मल है कि नहीं, हाइट उसका ठीक है कि नहीं, बिकॉज इन सब के जरिए उसके हाइट और ये सब चीज़ें उसके पेल्विस के बारे में बताती हैं कि डिलीवरी के वक्त पेल्विस कैसा रहेगा। वेट से भी बहुत कुछ, पेशेंट डिलीवरी के लिए प्रॉपरली उसका वेट कैसे बढ़ रहा है, और फिर उसके साथ में एसोसिएटेड कंडीशन, कुछ ब्लड से रिलेटेड कंडीशन है, सिकलिंग है, जैसे सीवियर अनीमिया है, हीमोग्लोबिन कैसा है, थैलेसीमिया है कुछ पेशेंट में। एक पेशेंट तो हमारे ऐसी है कि उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को ही थैलेसीमिया माइनर है। अच्छा। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। इनके साथ में फिर हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ता है पेशेंट के लिए,
अब अगर हमारे इंडिया में बहुत इम्प्रूव मैटरनल मॉर्टेलिटी इसीलिए कम होते जा रही है बिकॉज क्योंकि हम हाई रिस्क पर अब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अच्छा, कई बार जब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं डॉक्टर प्रज्ञा कि अगर आपको 9 मंथ प्रेगनेंसी में रहना है तो आपको बेड रेस्ट है, तो बेड रेस्ट का मतलब क्या होता है? क्या सावधानी इस समय पर महिलाओं को रखनी चाहिए? क्योंकि पूरे समय उनको लगता है कि अब हमें बिस्तर पर ही लेट के 9 महीने हाँ, कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है, ऐसे यूजुअली हर पेशेंट में तो नहीं बोलते, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि किसी को 9 मंथ बेड रेस्ट कहा जाए, किसी को बहुत हैबिचुअल अबॉर्शन की हिस्ट्री है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत सारे जैसे तीसरे चौथे में जिनका बच्चेदानी का मुंह ढीला है, या फिर जिनको प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें कि डिलीवरी के पहले आवल जो होती है वो नीचे की तरफ रहती है तो ब्लीडिंग जाने का खतरा रहता है, समय के पहले बच्चेदानी का मुंह खुल ना जाए, तो ऐसी कंडीशन में बेड रेस्ट बोला जाता है। या प्री टर्म लेबर पेन हो रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मली बेड रेस्ट बोला नहीं जाता। चलिए, क्योंकि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर चर्चा कर रहे थे इसलिए मैंने ये आपसे ये चर्चा की है। कई बार हमने ये भी देखा है, सुना भी गया है और महिलाएं इंतजार करती रहती हैं कि अगर एक बार आपने कंसीव किया है, अबॉर्शन हो गया है, तो फिर दोबारा इंतजार करते रहते हैं और फिर ये समय बहुत लंबा हो जाता है। डॉक्टर प्रज्ञा, संतान के लिए दंपति बहुत कोशिश करते हैं और हर तरीके के प्रयास करते हैं कि उनके घर में संतान हो, और जब IVF की बात आती है तो लोगों के दिमाग में आज एक नई चीज ये भी आने लगी है कि IVF अगर होगा तो हो सकता है शायद 1 से ज्यादा बच्चे हो, 1, 2, 3 तक हमने सुना है कि कई बार 3 बच्चों की प्रेगनेंसी होती है इसमें। तो ये वास्तव में है क्या, और फिर इस पे आप लोग कैसे वर्क करते हैं आगे? IVF में मल्टीपल प्रेगनेंसी रेट आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक में थोड़ा सा इंसिडेंस ज़्यादा होता है, ये तो है क्योंकि हम इसमें स्टिमुलेट कर रहे हैं, चाहे हम IUI बोलें या IVF बोलें, दोनों में ही हम स्टिमुलेशन तो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एग बना ही रहे हैं। IUI में क्या होता है कि हमने स्टिमुलेशन, हमारा टारगेट एग रहता है कि हम 1 या 2 एग बनाएं। सपोज पेशेंट के 2 एग बने हैं और दोनों ही अगर फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं। हालांकि हम IUI के टाइम में हमारा टारगेट 2 से ज़्यादा एग बनाने का नहीं रहता है, क्योंकि 3-4 एग हो गए तो फिर हम उसको कट ऑफ कर देते हैं प्रोसेस को, और फिर हम आगे नहीं बढ़ते उस प्रोसेस में। लेकिन अब इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज़ IVF, तो IVF में हम जब इसमें तो हमारा टारगेट ही 10-15 एग बनाने का रहता है, थोड़े ज़्यादा ही एग बनाते हैं हम इसमें, क्योंकि हमको उन्हें बाहर ला करके फर्टिलाइज कराना होता है, उसमें से कितने फर्टिलाइज होके कितने अच्छे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होंगे वो भी हमारे लिए चैलेंज होता है। जैसे अभी मैंने केस किया, 11 एग्स निकले अच्छे, उसमें से 5 एम्ब्रियोज अच्छे डेवलप हुए, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा एग बनाने होते हैं। अब एग जितने एम्ब्रियोज अच्छी क्वालिटी के बने, उनमें से अब जो प्रोटोकॉल जो आजकल चल रहा है 2 या 3 एम्ब्रियोज डालने का अंदर चल रहा है, बट नया अब जो साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का भी आ रहा है। तो अगर इनकेस 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पेशेंट को ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, क्योंकि हम ये सोच के करते हैं कि उसका प्रेगनेंसी अगर सपोज 1 एम्ब्रियो निकल भी जाए या वेस्ट हो भी जाए तो हाँ एटलीस्ट वो सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए, तो ट्विन प्रेगनेंसी तक तो ठीक है। हालांकि ये भी एक मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पार्ट है, लेकिन हमारा उस वक्त एम ये रहता है कि पेशेंट को कंसेप्शन तो हो, प्रेगनेंसी तो हो, जिसके लिए वो इतने दिन से परेशान है। और ऐसे में अगर 3 सक्सेस रेट आता है डॉक्टर, तो कितनी मुश्किल होती है आपके सामने में? हाँ, ये मुश्किल तो है, चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजी के साथ में ये चैलेंजेस तो है। तो उसमें फिर महिला 3 के साथ में आगे जाती है या फिर समय के साथ में उसको एक को आप समटाइम इसको फिटो रिडक्शन टेक्निक कहते हैं, कभी कभी फिटो रिडक्शन भी कर देते हैं, और कभी कभी जैसे अगर 3 हुआ है तो समटाइम कंटिन्यू भी कर जाते हैं, ट्रिपलेट डिलीवरीज भी होती है। अच्छा, ये तो वो उस इनफर्टिलिटी पर हम चर्चा कर रहे हैं जिनके घर में संतान हुई ही नहीं है, पहली संतान के लिए प्रयास करते हैं और IVF और एक से तमाम टेक्निक है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई है, स्वस्थ बच्चा भी आपके पास में है, लेकिन जब दूसरे बच्चे की बारी आई है तो फिर वो महिला कंसीव नहीं कर रही है और फिर एक लंबा समय गैप होता है, तो क्या ऐसे भी चांसेस होते हैं? हाँ, इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब एक बार प्रेगनेंसी हो गई, मे बी अबॉर्शन हुआ या फुल टर्म डिलीवरी हुई, मतलब एक कंसेप्शन तो पेशेंट का हो गया है, तो उसके बाद अगर इनफर्टिलिटी हो रही है तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो ये भी सेम कंडीशन से हो सकता है जैसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी हुई थी, पेशेंट का सपोज PID हो गया हो, ट्यूब्स खराब हो गई हो, या फिर उसका एग रिजर्व कम हो गया हो, या फिर उसके सीमेन में प्रॉब्लम हो गई हो, तो सेम कारण सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के भी हो सकते हैं। तो क्या ये फिर क्योर की जा सकती है? हाँ, सेम तरीके से जैसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी ठीक कर रहे हैं वैसे सेकेंडरी का भी ट्रीटमेंट है। क्योंकि अब तो काफी जागरूकता है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि पहले के समय में अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो केवल महिलाओं को ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता था। आपको लगता है कि अगर पति पत्नी साथ में आते हैं
तो इस चीज को समझने में, इनफर्टिलिटी को समझने में डॉक्टर्स को ज्यादा हेल्प होती है? बिल्कुल, हमेशा ही इसका फर्स्ट पार्ट यही है कि हस्बैंड वाइफ के साथ में ही काउंसलिंग होनी चाहिए। हमेशा हस्बैंड वाइफ साथ में रहने से दोनों पर वर्कअप हो पाता है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक ही फीमेल पार्टनर ही आ रही है और मेल पर वर्कअप ही नहीं हो पा रहा है। कितने सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि मेल में प्रॉब्लम है और फीमेल का पूरा फंक्शन ठीक है। तो इसलिए दोनों को साथ में आना चाहिए। उससे हमारा वर्क भी काफ़ी हमें भी जल्दी डिसाइड करने में आसानी होती है कि क्या करना है। तो दोनों का साथ में ही काउंसलिंग होनी चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अहम जानकारी आज आपने इनफर्टिलिटी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।